बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। खुदा और रसूल के बाद आप मेरे लिए सबसे ज्यादा मोहतरम हैं। आपने मुझे वो खुशी दी है जिसका सिला शायद मरते दम तक न दे सकूं। आपकी मेहरबानियों से मेरा मंगेतर मेरे घर तक पहुंच गया है, लेकिन वो चुप है। इसकी हालत बड़ी नाजुक है। खुदा के लिए अपने किसी भी इल्म को बरोएकार लाकर और ऐसे बोलने और सुनने के काबिल बनाइए। मैं इसकी आवाज सुनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो आंखें खोलकर मुझ पर एक नजर डाले, अपनी हदीका को देखे। प्लीज क्या आप मेरे साथ मेरे घर तक चल सकते हैं? मैं उसे पढ़ने के बाद अपनी जगह से उठ गया। हदीका आगे आगे थी, मैं कुछ लोगों के साथ इसके पीछे चल रहा था। जब इसके मकान में पहुंचा तो वहाँ डॉक्टर आ चुका था। इसका मुआयना करने के बाद एक इंजेक्शन लगा रहा था। इसने हमें देखकर कहा, मुझे अफसोस है, इनकी हालत बहुत ही नाजुक है, इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए। अल्लाह ताला को मंजूर हो तो इन्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगी। मैं मंगेतर के दिमाग में झांककर देखने लगा। इसका दिमाग डूब रहा था, वो कुछ सोचने के काबिल नहीं रहा था। दिमाग में धुंध छाई हुई थी, वो नहीं जानता था कि कहाँ है और किस हालत में है। इंजेक्शन के बाद वो जरा तवानाई महसूस कर रहा था। दिमाग से हल्की हल्की सी धुंध छाट रही थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगा। हदीका फौरन ही इसके करीब पहुंचकर बैठ गई, इस पर झुक गई। इसका अंदाज कह रहा था कि मंगेतर की जुबान से एक लफ्ज ही अदा हो जाए वो हदीका ना कह सके। प्यार से हादी कह दे, फिर कसम टूट जाएगी। इसके बाद वो बोलेगी, खूब बोलेगी। मंगेतर से जुदा होने के बाद एक एक लम्हा कैसे गुजरा, वो एक एक लम्हे की बात सुनाएगी। महबूब ने दीदे घुमाकर उसे देखा, चेहरा छुपा हुआ था। महबूब के हाथ में नकाब उठाने की सकत नहीं थी। हदीका ने इसके हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया, इसे सहलाने लगी, गर्मी पहुंचाने लगी, लेकिन हाथ सर्द होता जा रहा था, बेहिस होता जा रहा था। फिर इस हाथ को एक हल्का सा झटका लगा। हदीका का दिल धक से रह गया। इस झटके के साथ ही मंगेतर का सर ढलक गया था। आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। डॉक्टर ने आगे बढ़कर इसका मुआयना किया, फिर मायूसी से इनकार में सर हिलाकर अफसोस। हदीका के हलक से एक चीख निकली, शायद वो इसकी आखिरी चीख थी। आखिरी चीख का मतलब ये नहीं था कि वो भी खत्म हो चुकी थी, वो जिंदा थी, लेकिन इसने अपने मंगेतर के साथ साथ अपनी आवाज को हमेशा के लिए मार डाला था। अब वो कभी नहीं बोलेगी, मुंह से कभी आवाज नहीं निकालेगी। इसकी कसम जारी रहेगी। हाँ, कसम जारी थी, इसलिए चेहरा भी छुपा रहेगा। वो कभी नकाब नहीं उठाएगी, क्योंकि नकाब उठाने वाले हाथ अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। मैं सर झुकाकर इस मकान से बाहर आ गया। इस इलाके में पहुंचकर मैंने वहाँ के मुसलमानों को बड़ी खुशियाँ और बड़े हौसले दिए थे, साथ ही मातम भी हो रहा था। ये मेरे बस में नहीं था। तकदीर को जो मंजूर होता वही हो रहा था, वरना अपनी दानिस्त के मुताबिक और अपने इल्म के मुताबिक मैंने भरपूर कोशिश की थी। ये मानना पड़ता है कि कातबे तकदीर के आगे कोई तदबीर काम नहीं आती। टेलीपैथी की परवाज भी दम तोड़ देती है। मैं अपनी मेजबान मरहुमा के मकान में आ गया। सुबह हो रही थी। रात को एक जरा पलक झपकाने का मौका नहीं मिला था और आसार बता रहे थे कि दिन में भी सोने का मौका नहीं मिलेगा। अभी मुझे रसवंती, सोनिया, मरजाना वगैरह के साथ ख्याल खुआनी के जरिए बहुत सा वक्त गुजारना था। इसके अलावा क्रिस्टोफर मैकी का रोल अदा करना था और क्रिस्टोफर को इसकी जगह से गायब कर देना था। मैंने आईने में देखते हुए लैला सानी के दिमाग में जरा झांक कर देखा। ये जानकर हैरानी हुई कि वो तमाम रात सो नहीं सकी थी। जिंदगी में पहली बार अपने मिजाज के खिलाफ बिस्तर पर करवटें बदलती रही थी। मैंने ईजल हार्डी की हैसियत से जो खत छोड़ा था, इस खत की तहरीर ने उसे उलझा कर रख दिया था। उसे पूरा यकीन था कि वो फरहाद अली तैमूर के साथ अच्छा खासा वक्त गुजार चुकी है। इसके वजूद से इनकार करते हुए किसी ईजल हार्डी को जबरन बर्दाश्त करती रही थी। अब वो किसी तरह प्रवास करते हुए बैरूत पहुंचना चाहती थी। उसे यकीन था कि यहाँ मुझसे मुलाकात हो सकेगी। इसके लिए इसने बार बार अपने ऑफिसर से बैरूत जाने का तकाजा किया था। ये तो पहले ही तय हो चुका था। वो दोपहर की फ्लाइट से यहाँ आने वाली थी, लेकिन यहाँ आने के बाद भी मुझे पहचान नहीं सकती थी। आईने में मेरे सामने क्रिस्टोफर मैकी खड़ा हुआ था। जब वो यहाँ आएगी तो क्रिस्टोफर मैकी को देखेगी, शायद इसके साथ वक्त भी गुजारेगी जैसे ईजल हार्डी के साथ गुजारा था। इस दुनिया में तकरीबन सभी अपने चेहरे पर कोई ना कोई नकाब ओढ़े रहते हैं, कोई दानिस्ता और कोई नादानिस्ता। हदीका ने कसम खाई थी इसके चेहरे से नकाब नहीं हटेगा और मैंने तय कर लिया था कि अपने साथियों का दायरा महदूद करने के लिए लैला सानी के सामने मेरे चेहरे पर भी किसी न किसी चेहरे का नकाब रहेगा। वो मेरे सामने आएगी लेकिन मुझे पहचान नहीं सकेगी। ईजल
लारल हार्डी की तरह यहाँ भी मेरे साथ वक्त गुजारेगी, फिर उसे तकदीर जाने कहाँ ले जाए, मुझे कहाँ पहुँचा दे। वैसे जब भी सामना होगा मेरा एक नया रूप होगा, वो मेरे साथ होगी मगर साथी से बेखबर रहेगी। मरजाना और बल्बा मोटर बोट के जरिए जजीरा यूनाइसस पहुँच गए थे। जजीरे में दाखिल होने के लिए जो कागजात तैयार कराए गए थे उनकी रो से वो मछलियों के थोक व्यापारी थे और इस जजीरे में माल खरीदने आए थे, लेकिन मरजाना पहचान ली गई थी। सोनिया ने सही मशवरा दिया था कि उसे अपने असली रूप में जाना चाहिए, मेकअप करके जाती, तब भी इसके साथ वही सलूक किया जाता जो इससे पहले जिमी फाउंडर और इसके साथियों के साथ किया गया था। वहां पहुंचने के 1 घंटे बाद ही योगो हंटर और अपोलो अपने 10 मुसल्लह मातहतों के साथ गेस्ट हाउस में पहुंच गए। योगो हंटर ने मरजाना के कागजात उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये कागजात पढ़कर मुझे हैरानी हुई, तुमने अपना असल नाम लिखवाया है, सिर्फ मकसद गलत है कि मछलियां खरीदने आई हो। अगर मैं ऐसा ना लिखवाती तो जजीरे तक आने की इजाजत ना मिलती। मैंने सोचा शायद मेरा नाम यहाँ पहचाना नहीं जाएगा, मगर तुमने पहचान लिया है। मिस मरजाना, दूसरों की तरह तुम भी गलत फहमी में मुब्तला होकर यहाँ आई हो। मैं ना तो कभी गलत फहमी में मुब्तला हुई हूँ ना खुश फहमी में। पहले तस्दीक कर लेती हूँ फिर उस तरफ रुख करती हूँ। सुबह यहाँ आई हूँ, शाम से पहले फरहाद अली, तैमूर और आला बीबी तक पहुँचकर बताऊंगी। अपोलो ने नागवारी से अपनी जुबान में कहा, ये औरत चैलेंज कर रही है, मैं एक हाथ जमाऊंगा तो जमीन में दंस जाएगी। योगो हंटर ने भी मुकामी जुबान में जवाब दिया, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि मरजाना क्या चीज है, इसके साथ भी वही सलूक करना होगा। हम जिमी फाउंडर की तरह इसे भी यहाँ से जाने पर मजबूर कर देंगे। ये कहकर इसने मरजाना को देखा, फिर कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत जिद्दी हो, जब यहाँ पहुँच गई हो तो आगे जाने के लिए जबरन रास्ता बनाओगी, लिहाजा हम तुम्हारे लिए रास्ता खोल देते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। वो क्या? पहले तो अपने कागजात पर वापसी के दस्तखत कर दो। मरजाना ने मुस्कुराकर कहा, ताकि ये जाहिर हो कि मैं अपने साथी के साथ यहाँ से जा चुकी हूँ। यहाँ हम तुम्हारी हराम मौत के जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। ये कागजात जाहिर करेंगे कि तुम अपने साथी के साथ जा चुकी हो। दूसरी शर्त क्या है? पहले कागजात पर दस्तखत करो, फिर आगे बात होगी। मरजाना ने कलम लेकर मुख्तलिफ कागजात पर दस्तखत कर दिए। योगो हंटर ने वो कागजात लेकर अपने एक मातहत से कहा, मछलियों के कारोबार ही सुबह यहाँ आते थे, वो जा चुके होंगे। जो नहीं गए इन्हें फौरन रवाना कर दो, जजीरे में कोई अजनबी नहीं रहेगा। फिर उसने एक मातहत को जजीरे का नक्शा लाने के लिए कहा। थोड़ी देर में एक बड़ा सा नक्शा सामने मेज पर बिछा दिया गया। योगो हंटर इस नक्शे पर एक जगह उंगली रखकर बोला, अभी तुम यहाँ गेस्ट हाउस में हो। हम एतराफ करते हैं कि फरहाद और आला बीबी हमारी कैद में हैं। तुम्हें इनके पास पहुँचने के लिए इन रास्तों से गुजरना होगा। इधर कहीं दलदल है, कहीं दरिया अपनी गहराई के साथ बहता है और पुरखतर जंगलात भी हैं। जब तुम यहाँ से निकलकर तकरीबन 1 मील का फासला तय कर लोगी तो तुम्हारे पीछे शिकारी कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। अब फरहाद तक पहुँचना या ना पहुँचना तुम्हारे मुकद्दर की बात है। इसने अपने एक मातहत को इशारा किया। 2 मातहतों ने आगे बढ़कर रस्सी का एक बड़ा बंडल मरजाना और बल्बा के सामने रख दिया। चंद हथियार रखे, जिनमें से एक लंबे फाल का चाकू था, दूसरा द्रांति नमा हथियार था। मरजाना और बल्बा ने अपने लिए एक हथियार का इंतखाब किया। बल्बा ने रस्सियों के बंडल को अपने शाने पर लादा। मैंने मरजाना को चुपके से मशवरा दिया। वो बोली, मिस्टर योगो हंटर, हमने तुम्हारी तमाम शराइत मान ली, इसलिए कि हम जरूरतमंद हैं। क्या तुम हमारी एक शर्त तस्लीम करोगे? वो क्या? हम 10 मिनट बाद यहाँ से रवाना होंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारी रवानगी के वक्त आसपास कोई ना रहे। क्या तुम अपने तमाम मातहतों के साथ यहाँ से कम से कम 200 गज की दूरी पर जा सकते हो, ताकि हम अपने मंसूबे के मुताबिक यहाँ से निकल सकें? योगो हंटर ने हंसते हुए कहा, तुम 200 गज कहती हो, हम 200 मील दूर चले जाएंगे, लेकिन खूंखार कुत्ते इस जजीरे के आखिरी सरे तक तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। वो सब वहाँ से जाने लगे। योगो हंटर अपनी जीप के पास आया ताकि वहाँ से चाबी निकालकर जेब में रख ले। जब वो चाबी निकालकर रखने लगा तो मैंने उसे खांसने पर मजबूर किया। वो खांसते खांसते यूं झुका कि हाथ में पकड़ी हुई चाबी को सीट पर रखकर सीधा खड़ा हो गया। अपने सीने को सहलाते हुए पलटकर अपोलो से बोला, पता नहीं ये अचानक खांसी कहाँ से शुरू हो गई। वो दोनों वहाँ से दूर जाने लगे। अपोलो ने मुकामी जुबान में कहा, मरजाना की ये शर्त मेरी समझ में नहीं आई। 10 मिनट तक वो हमें अपने से दूर क्यों रहने के लिए कह रही है? तुमने चाबी अपनी जेब में रख ली है ना? मैं इसके दिमाग पर काबज था, भला वो इनकार कैसे करता? इसने कहा, चाबी मेरी जेब में है, इतना अहमक नहीं हूँ कि उसे जीप कार ले जाने का मौका दूं। वो वहाँ से दूर होते चले
गए मैंने मरजाना से कहा, तुम्हारे लिए रास्ता साफ है, जीप की चाबी इसकी ड्राइविंग सीट पर रखी हुई है। एक बात याद रखो, रास्ता सीधा है मगर आसान नहीं है। कुत्ते हर हाल में ताक़ुब करेंगे। जीप कार की रफ्तार और कुत्तों की रफ्तार में कितना फर्क है ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा ये भी याद रखना कि योगो हंटर के हाथ से वो जीप निकल जाएगी तो वो और अपोलो अपने हेलीकॉप्टर में तुम्हारा ताक़ुब करेंगे। यानी नीचे खूंखार कुत्ते होंगे, ऊपर हेलीकॉप्टर से फायरिंग होती रहेगी। अब हालात का अंदाजा खुद करो और जीप तक जल्द से जल्द पहुंचो। इसने बल्बा को देखा, फिर कहा, आओ हम साबित करें कि जिंदगी किस तरह मौत से खेलते खेलते खुद को आखिरी सांस तक कायम रखती है। वो गेस्ट हाउस से निकल गए। मैं समझ रहा था वो कितना खतरनाक खेल खेलने जा रही है। अगर वो खूंखार कुत्तों और हेलीकॉप्टर से हमला करने वालों से खुद को बचाकर इस मकान तक ले भी जाती तो योगो हंटर के दिमाग को मैं पढ़ चुका था। अपोलो ने इसे कहा था, आखिरी वक्त जब वो हाथ नहीं आएगी तो खूंखार शेरों के पिंजरे खोल दिए जाएंगे। ये वो लम्हात होते जब मेरी टेलीपैथी भी काम न आती। असूलन मुझे मरजाना और बल्बा का जिक्र करते रहना चाहिए क्योंकि वो एक सनसनीखेज सिचुएशन से दो चार हैं, लेकिन हस्बे वादा मौजूदा किस्त के 100 सफात पूरे होने वाले हैं। इस किस्त के इख्तिताम तक मुझे दास्तान के इन तमाम पहलुओं को समेटना है जिन्हें मैंने जारी रखा है। एक पहलू तो मेरा और लैला सानी का है जिसे मैं एक दिलचस्प मोड़ पर ले आया हूँ। दूसरा पहलू मरजाना और बल्बा से मुतल्लक है। वो एक निहायत ही सनसनीखेज ड्रामाई सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अब तीसरा पहलू सोनिया और रसवंती का है। इन दोनों के सामने एक तीसरी हस्ती आ रही है और इन तीनों की वजह से मेरी दास्तान एक निहायत ही अजीबोगरीब और जज्बाती मोड़ पर पहुंच रही है। सोनिया दिल्ली पहुंचने के बाद एयर इंडिया के एक तैयारे से काठमांडू पहुंच गई थी। इस तैयारे में इसके यहूदी मुहाफिजों के अलावा सोनिया भी मौजूद थी। रसवंती से ख्याल ख्वानी के जरिए राब्ता कायम होता रहता था। सोनिया ने उसे अच्छी तरह समझा दिया था। काठमांडू पहुंचकर मैं अपनी टीम के साथ एक मुकामी होटल में क़याम करूंगी, लेकिन तुम पर कड़ी नजर रखूंगी। मेरे मंसूबे के मुताबिक तुम यहाँ से अना मैरिया के रूप में जाओगी। इसका मास्क मेरे चेहरे पर मौजूद है। ये मास्क मैं तुम्हारे चेहरे पर लगाऊंगी। मेकअप के जरिए मुकम्मल अना मैरिया बनाऊंगी। तुम मुझसे या अना मैरिया से कद में 2 इंच छोटी हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यहाँ से निकल जाना है। इतनी देर में कोई तुम्हारे कद पर तवज्जो नहीं दे सकेगा। रसवंती ने कहा, मैं अपने इन सीक्रेट सर्विस के साथियों के दिमागों में पहुंच चुकी हूँ। तुम जिसको कंट्रोल करने के लिए कहोगी ख्याल ख्वानी के जरिए उसे अपने काबू में कर लूंगी। दूसरे सीक्रेट एजेंट फरहाद की मुट्ठी में रहेगा, बाकी 2 से तुम निबट लोगी। ये तुम्हारा मंसूबा हमारी टेलीपैथी और तुम्हारी सलाहियतों के जरिए काबिल अमल है। इंशाअल्लाह मैं जल्द ही यहाँ से निकलकर तुम लोगों को पनाह में पहुँच जाऊंगी। काठमांडू पहुँचने के बाद रसवंती दोबारा स्क्वायर के इलाके में गई ताकि कस्था मंडप मंदिर में जाए। हालांकि अब वो मंदिरों और पूजा पाठ की तरफ माइल नहीं थी। इसकी दोबारा टेलीपैथी की सलाहियतों ने उसे हमारी तरफ माइल कर दिया था, लेकिन यहूदियों को यही बताया गया था कि रसवंती अपने पैदाइशी मुकाम तक जाए, उसे वहाँ का माहौल मिले, वहाँ के मंदिरों में जाती रहे तो शायद टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ जाएं। लिहाजा अपने सीक्रेट सर्विस के मुहाफिजों को मुतमिन करने के लिए वो कस्था मंडप मंदिर के सामने पहुंची जहां इसने अपना बचपन गुजारा था। इस मंदिर से इसके माजी की एक दिलचस्प दास्तान वाबस्ता है। उसे मैं आइंदा बयान करूंगा ताकि रसवंती का माजी मेरे पढ़ने वालों के जहन में रहे। इस वक्त मैं रसवंती या सोनिया के दिमाग में नहीं था, असूलन मरजाना और बल्बा के साथ था क्योंकि वो खतरात में गिरे हुए थे। बहरहाल उधर रसवंती जब अपने लोगों के साथ कस्था मंडप के सामने पहुंची तो इसके मुहाफिज उससे बहुत दूर थे। सोनिया भी दूर ही थी मगर रसवंती को अपनी निगाहों में रखे हुए थी। वो मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर रुक गई। पूजा करने वाली औरतें और मर्द डॉक्टर सीढ़ियों पर आकर बैठ जाते थे और एक दूसरे को प्रसाद तकसीम करते थे। वहीं एक निहायत ही हसीन लड़की नजर आई। रसवंती उसे देखकर आगे न बढ़ सकी। इसमें अजीब सी कशिश थी। इतनी हसीन औरत इसने पहले कभी ना देखी थी। वो अपने हुलिये से हिंदुस्तानी नजर नहीं आती थी, कोई गैर मुल्की थी। हैरानी की बात यह थी कि इस लड़की की गोद में एक बच्चा था, बीमार बच्चा। वो बच्चे को यूं सीने से लगाए हुए थी जैसे इसका अपना बच्चा हो। इसकी उम्र, इसका चेहरा, इसकी जिसामत बता रही थी कि वो शादीशुदा नहीं है। भला बच्चे की माँ कैसे हो सकती थी। रसवंती इसके पास आकर ममता के जज्बे से बैठ गई। इसने पारस को सीने से लगा रखा था। दूसरे बच्चे को देखते ही पता चल जाता था कि उसे सूखे की बीमारी है। इसने पूछा, बहन तुम कौन हो, ये किसका बच्चा है। इस हसीना ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, ये मेरा है। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। इसने सर उठाकर रसवंती
रसवंती को देखा। कैसी बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखें थी, इन आंखों में बला की गहराई थी। इसने कहा, मसला ये नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ या बच्चे की माँ हूँ या नहीं, मेरा मसला इस बच्चे की बीमारी है। मैंने इसका बेहतरीन इलाज कराया, पता नहीं अचानक ये बीमारी कैसे लग गई। रसवंती ने कहा, मैं समझ गई, तुम अंग्रेजी दवाओं से मायूस होने के बाद यहाँ किसी वैद्य राज से इलाज कराने आई हो। वो बच्चे को सीने से लगाकर बोली, ये मेरे पास किसी की इमानत है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं उसे मुंह दिखाने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। जब आदमी दवाओं से मायूस हो जाता है तो दुआओं की तरफ आता है। मैं मंदिरों और दूसरी इबादत गाहों में जाने की कायल नहीं हूँ, लेकिन इनकरा में एक हिंदुस्तानी नजूमी ने बच्चे को देखने के बाद यकीन से कहा है कि इसे माँ का दूध मिल जाएगा तो इसकी बीमारी जाती रहेगी। रसवंती ने कहा, मैं पहले ही समझ गई थी तुम माँ नहीं हो, सच सच बताओ बच्चे की माँ कौन है और कहाँ है। मैं कुछ नहीं बता सकती, बस इतना जानती हूँ कि नजूमी की बात पर मुझे यकीन करना पड़ा। इस मासूम को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। नजूमी ने कहा, अगर मैं नेपाल पहुँच जाऊँ और यहाँ कस्था मंडप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहूँ तो इस बच्चे को माँ का दूध मिल जाएगा। वो एक सर्द आप भरकर बोली, मैं नहीं जानती कि नजूमियों की बातें किस हद तक दुरुस्त होती हैं। मैं तो इस बच्चे की खातिर टूट रही हूँ, कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था, इसलिए यहाँ सीढ़ी पर आकर बैठ गई हूँ। इसकी बातों के दौरान रसवंती ने समझ लिया कि ये सही बात नहीं बताएगी। इसके दिमाग को खरीद कर हकीकत मालूम करना चाहिए और इस बच्चे की माँ का पता लगाना चाहिए। ये सोचते ही वो सोच की लहरों के जरिए इस कुंवारी माँ के दिमाग को टटोलने लगी। पता चला इसका नाम सबाता है और वो फरहाद अली तैमूर की होने वाली दुल्हन है। रसवंती के लिए ये चौंका देने वाली बात थी, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि इस कुंवारी माँ की गोद में जो बच्चा था इसका नाम पारस था। पारस इसका अपना पारस जिसे इसने जन्म दिया था और जन्म देने के बाद अब तक भूल भुलैयों में एक फर्जी पारस से खुद को बहलाती आई थी। आज सबाता के दिमाग में पहुंचकर वो हकीकत को समझ रही थी। एक बार मैंने इससे कहा था, रसवंती यहूदी तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हारी गोद में तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, तुम्हारे बेटे को मैंने एक महफूज पनाहगाह में रखा हुआ है। लेकिन इसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। ये बहुत अरसा पहले की बात है। अब उसे यकीन करना पड़ा क्योंकि मैं सबाता के दिमाग में नहीं था। इसका दिमाग बिल्कुल कोरा सच्चा था। जो कुछ इसकी सोच कह रही थी इसमें जरा बराबर खोट नहीं था, झूठ नहीं था, फरेब नहीं था। वो पारस के मुतल्लक बिल्कुल सच कह रही थी। इसकी गोद में फरहाद का बेटा पारस है, वो पारस जो अपनी माँ से जन्म लेने के बाद ही जुदा कर दिया गया था। रसवंती एकदम से तड़प गई। सबाता को इनकरा में हिंदुस्तानी नजूमी ने बताया था इसका इलाज सिर्फ माँ का दूध है, नेपाल जाओ इसे दवा मिल जाएगी। रसवंती ने फर्जी पारस को सीढ़ियों पर बिठा दिया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तड़प कर बोली, मेरा बच्चा, मेरा पारस, मेरा लाल। ये कहते हुए इसने सबाता की गोद से पारस को छीन लिया। इसे ममता भरे अंदाज में सीने से लगाकर सारी से ढांप दिया ताकि किसी को नजर न आ लगे। अक्सर माएं बच्चों को दूध पिलाते वक्त आंचल से ढांप दिया करती हैं। ये तो हो गया कि रसवंती एक मुद्दत के बाद अपने इस बेटे तक पहुंच गई जिसे इसने जन्म दिया था। आगे क्या होने वाला था ये बात आगे आने वाली थी, लेकिन दूर खड़ी हुई सोनिया परेशान हो गई क्योंकि रसवंती ने ममता के जज्बे से तड़प कर बुलंद आवाज से कहा था, मेरा बेटा, मेरा पारस, मेरा लाल। और ये कहकर इसने एक पराई लड़की की गोद से इस बच्चे को छीन लिया था जिसे अपना बच्चा समझकर इतने अरसे तक कलेजे से लगाए रखा था। इसे सीढ़ी पर बिठा दिया था, दूसरे बच्चे को दूध पिला रही थी। ऐसा क्यों हुआ? ये सीक्रेट सर्विस के एजेंट देख रहे थे, सोच रहे थे, कुछ समझ रहे थे। यकीनन अगर कोई औरत ये कहती कि मेरी गोद का बच्चा तुम्हारा अपना है जिसे तुमने जन्म दिया है तो रसवंती कभी यकीन न करती। यकीन तो सिर्फ टेलीपैथी के जरिए हो सकता था। क्या रसवंती की टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ गई हैं? ये सवाल यकीनन सीक्रेट सर्विस के एजेंटों के दिमागों में चुभ रहा होगा। सोनिया परेशान होकर सोच रही थी अगर ऐन वक्त पर राज फाश हो गया तो रसवंती को अना मैरिया के रूप में यहाँ से ले जाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और वो यहूदी सीक्रेट सर्विस एजेंट गहरी टटोलती हुई नजरों से रसवंती को देख रहे थे। सोनिया के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी। वो दूर सीढ़ियों पर बैठी हुई रसवंती को भी देख रही थी और सीक्रेट सर्विस के अफराद को भी ताड़ रही थी। अगर यहूदी सीक्रेट एजेंट रसवंती की हकीकत को जान लेते तो फिर बात बनाई नहीं जा सकती थी, क्योंकि रसवंती ने बुलंद आवाज में जज्बाती होकर पारस को मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा पारस और जाने क्या क्या कहा था। अगर वो इतना ही कहकर चुप हो जाती तो बात ढकी रह जाती थी, लेकिन इसके आंसू भी बहते जा रहे थे। चेहरा ममता की दमक से तमतमा रहा था। वो
रह रहकर अपने पारस को सीने से लगाए बेच रही थी। माँ के सीने से ममता का चश्मा फूट रहा था और जब चश्मा फूट पड़ता है तो फिर वो संगलाख चट्टानों को तोड़ता हुआ अपना रास्ता बनाता चला जाता है। फिर वो किसी सिमत की परवाह नहीं करता। रसवंती को भी दोस्त या दुश्मन किसी की भी परवाह नहीं थी। जैसा कि मैंने कहा, मैं वहाँ ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद नहीं था। मेरा मरजाना और बलबा के साथ रहना बहुत जरूरी था। वो बड़े ही पुरखतर हालात से गुजर रहे थे। इधर सिर्फ सोनिया ही अचानक बदलने वाले हालात पर काबू पा सकती थी। यहूदी सिगरेट एजेंटों के मुताल्लिक मैंने बाद में जो मालूमात हासिल की वो ये थी कि उन्होंने भी रसवंती की जुबान से पारस का नाम सुन लिया था। अगर इनसे ये कहा जाता कि इस बीमार बच्चे का रसवंती से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ हमदर्दी के तौर पर इसे अपना दूध पिला रही है, तो वो हरगिज यकीन न करते। रसवंती ममता भरे अंदाज में तड़प तड़प कर कई बार इसे मेरा बच्चा कह चुकी थी। वो अपने आप को कोस रही थी और बड़बड़ाने के अंदाज में कह रही थी, हाय मैं कैसी बदनसीब हूँ, इतनी मुद्दत से मेरा बच्चा जाने कहां कहां भटकता रहा, किस किस की गोद में रहा। पर यकीनन फरहाद ने इसे हिफाजत से रखा होगा, लेकिन इसे वो ममता तो नहीं दे सकता था, इसे मां का वो प्यार तो नहीं दे सकता था जो आज इसे मिल रहा है। करीब ही सीढ़ियों पर बैठी हुई सबाता इसका मुंह ताक रही थी, क्योंकि रसवंती अपनी मादरी जुबान में बुड़बुड़ा रही थी। सबाता वो जुबान नहीं समझी थी। इसके बरक्स इन 4 यहूदी सिगरेट एजेंटों में से 2 एजेंट ये जुबान समझते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ गए थे और इसकी बुड़बुड़ाहट साफ तौर पर सुन रहे थे। इधर सोनिया परेशान थी। रसवंती इससे काफी फासले पर थी। अगर वो इशारा करती तब भी वो ममता के जज्बों में इतनी डूब गई थी कि किसी और तरफ ध्यान नहीं दे सकती थी। रसवंती के साथ बतौर बॉडीगार्ड आने वाले सिगरेट एजेंटों के लीडर का नंबर 1 O9 था। वो इसी नंबर से पुकारा जाता था। दूसरी उदेड़ उम्र की एजेंट औरत का नंबर 77 था। वो अपने साथी का बाजू थाम कर बोली, 109 क्या इस वक्त रसवंती की गोद में इसका अपना ही पारस है? इसने जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। यकीनन ये असली पारस है। हम सब जानते हैं कि पारस पैदा होते ही माँ से जुदा कर दिया गया था। अब तक इसकी गोद में एक फर्जी पारस परवरिश पाता रहा है। 77 आहिस्तगी से बोली, तुम किसी बात को इतनी तफसील से बयान न किया करो। काम की बात सोचो, काम की बात करो। क्या रसवंती ने अपने असली पारस को पहचान लिया है? अगर पहचान लिया है तो किस तरह? 109 ने अपनी साथी एजेंट को चौंक कर देखा और कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या इस लड़की ने रसवंती को बताया है कि बीमार बच्चा इसका असली बेटा है? अगर इस लड़की ने बताया है तब भी रसवंती यकीन न करती। फरहाद ने हमारे अंदाजे के मुताबिक बारहा रसवंती को असल और फर्जी पारस के मुताल्लिक बताया होगा, लेकिन रसवंती इसी फर्जी पारस को सीने से लगाए रही, इसी को अपना बेटा समझती रही। फिर अचानक एक अजनबी लड़की की बातों पर कैसे यकीन कर लिया? ये एक अहम नुक्ता है और इस नुक्ते पर जितना भी गौर किया जाए बात यही समझ में आती है कि रसवंती ने ख्याल ख्वानी के जरिए अपने असली पारस को पहचाना है। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि रसवंती की आंखों से इस तरह आंसू बह रहे हैं जैसे मुद्दतों से बिछड़े हुए रिश्ते को गले लगाते वक्त बहते हैं। एक और अहम सवाल पैदा होता है, ये बच्चा, बीमार बच्चा अगर असल पारस है तो इस नौजवान लड़की की गोद में कैसे आया? ये लड़की कौन है? जरा देखो तो किस कदर हसीन है। इसकी तारीफ करने का मकसद ये नहीं है कि मैं शायरी कर रही हूँ, बल्कि सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये शाहकार हुस्न बिल्कुल बेदाग है। साफ जाहिर होता है कि ये शादीशुदा नहीं है। फिर पारस या वो बीमार बच्चा इसकी गोद में कहाँ से आया? ये लड़की कहाँ से आई है? कौन है? 109 ने कहा, अभी हम अपने कुछ आदमियों को लड़की के पीछे लगा देंगे। हमें यकीन है बहुत जल्द इसके मुताल्लिक तफसीली मालूमात हासिल हो जाएंगी। 109 अपने नायब एजेंटों की तरफ चला गया। 77 तेजी से चलती हुई रसवंती के पास आई, फिर जीने पर बैठते हुए फर्जी पारस को उठाकर अपने सीने से लगाकर थपकते हुए कहा, हाय हाय मादाम, आपने अपने प्यारे प्यारे बच्चे को, जिगर के टुकड़े को इस तरह सीढ़ियों पर बिठा दिया है। देखिए तो बेचारा कैसा उदास हो गया है। आप ही को देखे जा रहा है। बच्चा साल भर के बाद बड़े हसास हो जाते हैं। अपनी माँ को और खास तौर पर इसकी ममता को खूब समझते हैं। अगर माँ की गोद में कोई दूसरा बच्चा आ जाए तो एहसासे कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। प्लीज अपने बच्चे को लीजिए। 77 बड़ी चालबाज थी, जहांदीदा औरत थी। एक माँ के सामने बड़ी चालाकी से बच्चों का मुआवजा कर रही थी और समझना चाहती थी कि रसवंती दोनों में से इसे तरजीह देगी। उधर सोनिया चाहती थी किसी तरह रसवंती ख्याल ख्वानी के जरिए इससे राबता कायम करे। जब इसने देखा कि ममता का जज्बा उसे टेलीपैथी की तरफ माइल नहीं करेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उनके करीब आने
लगी। इस वक्त तक यूं भी इनके आसपास अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। मंदिर में आने जाने वाले पुजारियों और आम पूजा करने वालों को रसवंती के आंसुओं ने मुतासिर किया था कि कुछ जवान और मनचले किस्म के भगवान भगत थे जो सुबाता को देखकर ठिठक जाते थे, उसे नजर भरकर देखना चाहते थे। इसके सरापा और चेहरे के दिलकश नकूश में मशरकी और मगरबी हुस्न का एक दिलफरेब इम्तजाज था। बहरहाल सोनिया को अना मैरिया की हैसियत से इस भीड़ में पहुंचने का मौका मिल गया। इस वक्त तक इसने सोच लिया था कि इन हालात में क्या करना है। वो रसवंती और सुबाता के करीब पहुंचते ही सुबाता को मुखातब करते हुए बोली, अरे तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश कर रही हूँ। मेरे बच्चे से मोहब्बत करने का मतलब ये तो नहीं कि मुझे इतला दिए बगैर यहाँ ले आओ। देखो रूबी, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, इलाज दवा दारू से ही होगा। मैं मंदिरों में जाने की कायल नहीं हूँ। आखिर तुम्हें किसने समझा दिया कि यहाँ आकर बैठोगी तो किसी की दुआ या आशीर्वाद से बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। पहले तो सुबाता और रसवंती ने इसे हैरत से देखा, फिर फौरन ही बात समझ में आ गई। सुबाता को पहले ही समझा दिया गया था कि पारस का भेद खुलना नहीं चाहिए। वो ऐसी नादान भी नहीं थी। रसवंती की ममता को पहचान गई थी, नजूमी की पेशन गोई की कायल हो गई थी, अच्छी तरह समझ रही थी कि असली पारस का राज फाश हो रहा है। अब हालात को काबू में लाना चाहिए। दूसरी तरफ रसवंती को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो ममता के अंधे जज्बों से झांक कर खुली आंखों से इस हकीकत को देख रही थी, समझ रही थी कि असल पारस का राज फाश हुआ तो ये सीक्रेट एजेंट इस पारस को भी इसके साथ रखने पर इसरार करेंगे और इनका इसरार गलत नहीं होगा। दूसरे लफ्जों में रसवंती के साथ साथ असली पारस भी यहूदियों के दायरा इख्तियार में चला जाएगा। सुबाता ने एहसान मंदी और तारीफी नजरों से सोनिया को देखा, जिसने कमाल जहानत से इशारा दिया था कि अब इसे क्या करना चाहिए। वो फौरन ही रसवंती से बोली, बहन तुम कौन हो? मेरे भांजे को बीमार देखते ही तड़प कर इसे गोद में क्यों ले लिया? क्यों इसे दूध पिला रही हो? रसवंती ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए पारस को सुबाता की गोद में दे दिया। फिर सीक्रेट एजेंट 77 की गोद से फर्जी पारस को लेकर अपने सीने से लगाते हुए सोनिया से कहा, बहन मैंने तुम्हारे बीमार बच्चे को देखा तो यूं लगा जैसे मेरे अपने बच्चे को सूखे की बीमारी हो गई है। मेरा बच्चा मां के दूध के लिए तरस रहा है। बस मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैंने तुम्हारे बच्चे को बेसाख्ता उठा लिया। मुझे शर्मिंदगी है, मैंने तुमसे इजाजत नहीं ली। सोनिया ने फौरन इसके आगे घुटने टेक कर इसके शाने पर हाथ रख दिया और कहा, इसमें शर्मिंदगी की नहीं फख्र की बात है। तुमने नेकी की है और नेकी करने के लिए किसी से इजाजत लेनी नहीं पड़ती। मैं देख रही हूँ कि मेरा बच्चा बड़ा मुतमिन नजर आ रहा है। सोनिया ने सुबाता को गोद से बच्चे को लिया, फिर रसवंती से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? अगर ये दुरुस्त है कि मेरे बच्चे को किसी बच्चे वाली औरत का दूध मिलना चाहिए तो क्या आइंदा भी तुम ये मेहरबानी करोगी? मेहरबानी की क्या बात है, मैं तुम्हारे बच्चे के काम आऊंगी तो खुदा मेरे बच्चे पर करम करेगा। वैसे तुम इसकी माँ हो क्या? इसे ऊपरी दूध पिलाती हो? हाँ मजबूरी है, मैं माँ हूँ, लेकिन ममता का चश्मा खुश्क है, इसीलिए मेरे बच्चे की ये हालत हो गई। सोनिया, रसवंती और सुबाता ने बड़ी खूबसूरती से इस सिचुएशन पर काबू पा लिया, लेकिन सीक्रेट एजेंट 77 नादान नहीं थी। वो बड़ी गहरी नजरों से इन तीनों को देखती जा रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि मामला क्या है। पहले एक नौजवान लड़की बच्चे को गोद में लिए हुए थी, रसवंती ने इस बीमार बच्चे को अपनी गोद में लिया, फिर तीसरी ने आकर बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और ये साबित कर रही है कि वो बीमार बच्चे की माँ है। मगर हकीकत क्या है, बच्चा तीसरी का है, गोद में दूसरी का था और रसवंती ने उसे ममता भरे अंदाज में रो रो कर तड़प तड़प कर सीने से लगाया है। बच्चे को तो कोई भी गोद में लेकर खुद को माँ कह सकती है। हकीकतन रोने और तड़पने वाली माँ सिर्फ माँ होती है। 77 जो कुछ सोच रही थी इसके मुतल्लक बाद में मुझे और रसवंती को मालूम हुआ। बहरहाल वो इस वक्त सोच रही थी, सबसे अहम नुक्ता ये है कि कोई भी बच्चे वाली औरत दूसरे बच्चे को बीमार देखकर इससे हमदर्दी कर सकती है, इसके इलाज के सिलसिले में मशवरे दे सकती है, अगर मुमकिन हो तो अपने पल्ले से रकम खर्च कर सकती है। लेकिन रसवंती ने यह कैसे समझ लिया कि वो बीमार बच्चा माँ के दूध का मोहताज है। इसी दौरान में सोनिया और रसवंती की नजरें मिली। सोनिया ने फौरन ही आंख मारी। रसवंती सोच में पड़ गई। पहले तो समझ में नहीं आया, दूसरे ही लम्हे अकल आ गई कि इतनी देर से वो ख्याल ख्वानी से गाफिल है। इसने फौरन सोनिया के दिमाग में पहुंचकर पूछा, तुम क्या कह रही हो? ओह रसवंती, तुम इतनी देर से क्या हो गया है? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि तुम सोच के जरिए गुफ्तगू करोगी। फौरन मैं लेडीज सीक्रेट एजेंट के दिमाग में पहुंचकर मालूम करो कि वो और इसके सीक्रेट एजेंट साथी इस सिचुएशन के मुतालिक किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं। मैं अभी मालूम करती हूँ, क्या तुम मेरे सामने मौजूद
रहोगी? मैं पारस और इस लड़की को अपने साथ ले जा रही हूँ। रसवंती तड़प कर बोली, मैं पारस को दिल भरकर अपने सीने से भी नहीं लगा सकी। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे सीने से मेरा दिल निकाल कर ले जा रही हो। जज्बाती ना बनो, अगर वाकई ये तुम्हारा अपना पारस है तो मेरे हाथों से कहीं नहीं जाएगा। क्या तुम्हें सोनिया पर एतमाद नहीं है? हाँ, एतमाद है। मैं यही समझूंगी कि वो अपनी माँ की गोद में है। इसे ले जाओ और इसकी हिफाजत करो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो सीक्रेट एजेंट 77 के दिमाग में पहुंच गई। सोनिया सबाता के मुताल्लिक नहीं जानती थी क्योंकि मैंने इसका जिक्र नहीं किया था। अगर सबाता का जिक्र करता तो सोनिया को पारस याद आ जाता। मैंने एक बार तनमीमी अमल के जरिए सोनिया के दिमाग से पारस को बुला दिया था। तब से अब तक इसने पारस को याद नहीं किया था। ये पहला मौका था कि ऐसी ड्रामाई सिचुएशन पारस निगाहों के सामने आ गया था। अब बहुत से सवालात इसके दिमाग में कुल बुला रहे थे। वो मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन मैं इसके दिमाग में मौजूद नहीं था। इसने सबाता को रूबी कहकर मुखातब किया था। पारस को अपनी गोद में प्यार से थपकते हुए बोली, रूबी चलो, मेरा जिम्मी पुरसुकून है, इसे आराम मिल रहा है। हम फिर अपनी इस बहन से मुलाकात करेंगे। वैसे बहन तुम्हारा नाम क्या है? रसवंती ख्याल खुआनी में मसरूफ थी। चौंक कर बोली, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारा नाम और पता पूछ रही हूँ। कभी मेरे बच्चे को तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं आऊंगी। रसवंती ने अपना नाम और मौजूदा पता बताया। सोनिया और सबाता पारस को लेकर वहाँ से जाने लगी। जरा दूर निकलने के बाद सोनिया ने पूछा, मैंने तुम्हें रूबी कहकर मुखातब किया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? यही कुछ मैं पूछना चाहती हूँ, तुम कौन हो और अचानक हमारे सामने आकर बच्चे की माँ कैसे बन गई? अगर ना बनती तो हमारे आसपास फैले हुए दुश्मन तुम्हें कभी इस बच्चे की माँ तस्लीम न करते। अपनी उम्र, अपने हुस्न की शादाबी देखो। क्या तुम पारस की माँ नजर आती हो? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, यही तो मुश्किल है। जब से ये मेरी गोद में आया है मैं अपने आप को माँ बनाकर रखना चाहती हूँ। ममता और तवज्जो सब कुछ इस बच्चे को देती हूँ लेकिन दुनिया वाले मुझे इसकी माँ तस्लीम नहीं करते। बाई दी वे, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इसका नाम पारस है? वो औरत जो इसे दूध पिला रही थी, इसे तो मैं समझ गई हूँ, वो रसवंती है। मगर तुम, मेरा नाम अना मेरिया है। तुम्हारे जैसी कंवारी माँ और रसवंती की बेइख्तियार ममता ने भी मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मैंने पारस को अपना बेटा बना लिया, हालांकि मेरे पासपोर्ट में किसी बच्चे की एंट्री नहीं है। अगर दुश्मन ने छानबीन की तो मुझे फरहाद अली तैमूर से वाबस्ता समझ लेंगे। क्या तुम फरहाद अली तैमूर की टीम से ताल्लुक नहीं रखती हो? मैं यकीन से कह सकती हूँ तुम फरहाद को अच्छी तरह जानती हो। अगर ना जानती तो इस तरह ऐन वक्त पर हमारी मदद को ना पहुँचती। तुमने अचानक इस बच्चे की माँ बनकर हमें बड़ी उलझनों से निजात दिलाई है। सोनिया ने चलते चलते सबाता को मुस्कुराकर देखा, फिर कहा, तुम हसीन भी हो और ज़हीन भी। तुमने मेरी किस बात से जहानत का अंदाजा लगाया है? मैंने तुम्हारे मुताल्लिक सवालात किए लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया, उल्टा मुझसे सवालात कर रही हो। तुम मेरे वक्त पर काम आई हो। मैं तुम्हें अपने मुताल्लिक सब कुछ बता सकती हूँ लेकिन पहले अपने एतमाद में लो। अपने मुताल्लिक सब कुछ बताओ। मैंने अपना नाम अना मेरिया बताया है। मेरा कारोबार स्मगलिंग है। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? सबाता ने हिचकिचाते हुए इसे देखा, फिर कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। देखो लड़की, मैं अपने मुताल्लिक जो कुछ बताऊंगी तुम इस पर यकीन नहीं करोगी। यकीन करने के लिए काबिल एतमाद गवाह चाहिए। मेरी गवाही रसवंती दे सकती है। आइंदा इससे मुलाकात होगी तो वो तुम्हें मेरे मुताल्लिक बताएगी। तुम रसवंती को फरहाद और पारस के रिश्ते से समझती हो, लिहाजा इस पर एतमाद करोगी। जब इस पर एतमाद करोगी तो मुझ पर भी करोगी। ये बात इस वक्त के लिए छोड़ दो। अब अपने बारे में बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ पारस के पास क्यों आई हो? मैं रसवंती को बता चुकी हूँ। इनकरा में एक हिंदुस्तानी नजूमी से मुलाकात हुई थी। वो वैद राज भी है। इसने पारस को दवाओं से देने पहले इसका मुआयना किया, फिर इसका जायचा बनाया। इसके बाद मशवरा दिया कि मैं इसे लेकर यहाँ आऊँ और आस्था मंडप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठूं तो पारस को माँ का दूध मिल जाएगा। सोनिया ने पूछा, क्या फरहाद ने तुम्हें यह नहीं बताया था कि पारस को रसवंती के पास नहीं पहुँचना चाहिए? मुझे सब कुछ बताया गया है लेकिन मैं मजबूर थी। अगर मैं फरहाद की हदायत पर अमल करती तो बच्चे की जान को खतरा था। मैंने इसकी सलामती को फरहाद की हदायत पर तरजीह दी और यहाँ आ गई। तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया है। मैं नाम छुपाकर क्या करूँगी? मेरा पासपोर्ट मौजूद है। मैं ना तो गलत नाम से आई हूँ, ना मेरे चेहरे पर नकाब चढ़ा हुआ है। मेरा नाम सबाता है। मेरा ताल्लुक वादी काफ से है। मैं वहाँ के मुतल्लकुल अनान सरबरा टार्टर बुल्बा की बेटी हूँ। सोनिया ने चौंक कर पूछा, यानी तुम टार्टर बुल्बा की बहन हो? हाँ। क्या तुम मेरे भाई को जानती हो? मैंने अभी 2 दिन पहले इसे पेरिस में देखा है। यूं ही सरसरी
आखिरी सी मुलाकात हुई थी। इसके साथ एक कद आवर सी लड़की थी। इसका नाम कुछ मुसलमानों जैसा था, मुझे याद नहीं है। सबाता ने खुश होकर कहा, इसका नाम मरजाना है, वो मेरी होने वाली भाभी है। सोनिया उसको नजरअंदाज करते हुए पूछा, फरहाद से तुम्हारा क्या रिश्ता है? इसकी नजरें झुक गईं, चेहरे पर लाली बिखर गई। कैसी उजली उजली प्यारी प्यारी सी रंगत थी, यूं लगता था जैसे दूध की उजली सतह पर गुलाब तैर रहा हो। सोनिया को फरहाद पर गुस्सा आ रहा था। वो वक्ती तौर पर सबाता और पारस को भूल गई थी, तो फरहाद ने भी इसके दिमाग से इन्हें बुला रखा था। जब तिल अबेद में रसवंती को टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ रही थीं और इसने ख्याल ख्वानी के जरिए सोनिया से राब्ता कायम किया था, तो पारस का भी जिक्र चलता रहता था। सोनिया को इतना ही याद आया था कि रसवंती की गोद में जो पारस है वही अपना है। आज दूसरे और असली पारस को देखकर तनमीमी अमल के जरिए बुलाई हुई सारी बातें याद आ गई थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।